भैरवी, जिसका नाम लिया गया और जिसने छोड़ना नहीं सीखा। जहां सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्राएं अक्सर तस्वीरों के लिए की जाती हैं, कुछ यादों के लिए, और कुछ ऐसी होती हैं जिनसे लोग लौट तो आते हैं लेकिन यादें नहीं छोड़ पाते। उस साल जून की शुरुआत थी। 12वीं के नतीजे आ चुके थे। कॉलेज की तैयारियां चल रही थीं और इसी बीच 7 दोस्त तय कर चुके थे कि अलग अलग जिंदगियों में बिखरने से पहले एक आखिरी सफर किया जाए। आरव, करण, नील, रोहन, आदित्य, सृष्टि और मीरा। कोई लीडर नहीं था, कोई प्लान नहीं था, बस एक जिद थी। ऐसी जगह जाएंगे जहां कोई नहीं जाता। नील ने मोबाइल पर मैप खोला। एक जगह थी, बिना नाम की, न कोई होटल, न कोई रिव्यू, न कोई तस्वीर, सिर्फ एक पतली सड़क जो जंगल के भीतर गायब हो जाती थी। यही है, नील ने कहा, ऊपर वाली जगह। मीरा ने स्क्रीन देखी और पहली बार उसके चेहरे पर हिचक आई। मेरे मामा ने मना किया था, उसने धीरे से कहा। कहते हैं वहां रात नहीं काटते। करण हंसा। अरे यार, हर गांव में एक भूतिया जगह होती है। और वहीं बात खत्म कर दी गई। शाम ढलने से पहले वे एक छोटे से ढाबे पर रुके। ढाबे वाला उनकी उम्र से 2 गुना बूढ़ा था। जब नील ने पूछा, भैया, ऊपर वाली जगह जाने का रास्ता यही है ना? उस आदमी का चेहरा बदल गया। दिन में जाना, उसने कहा, और अंधेरा होने से पहले लौट आना। और अगर न लौटे? रोहन ने मजाक में पूछा। ढाबे वाला झुका। आवाज धीमी हो गई। तो कम से कम वहां किसी का नाम मत लेना। मीरा ने पूछा, किसका नाम? ढाबे वाला सीधा खड़ा हुआ। भैरवी, पहला नियम टूटा। वे सूर्यास्त के बाद पहुंचे। रेस्ट हाउस पुराना था लेकिन टूटा नहीं। दीवारों पर काले तांत्रिक चिन्ह थे। सृष्टि ने फोटो ली। कूल जगह है यार, करण ने हंसते हुए कहा। तो यही है भैरवी का घर। और उसी पल हवा रुक गई। कोई पंछी नहीं, कोई आवाज नहीं। मीरा ने कांपते हुए कहा, नाम मत लो। लेकिन देर हो चुकी थी। रोहन ने मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। आदित्य ने दीवार पर उकेरा। एक नाम जोर से पढ़ा, भैरवी। और पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। न चीख, न विलाप, बस सांसों के बीच फंसी हुई आवाज। करण ने पलटकर देखा और बस इतना कहा, वो मेरे पीछे खड़ी है। उसकी जैकेट जमीन पर गिरी। करण नहीं था। वे चिल्लाए, भागे, ढूंढा, लेकिन करण नहीं मिला। कुछ मिनट बाद नील जंगल की तरफ भागा और जब वे पहुंचे, नील जमीन पर पड़ा था। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कुछ नहीं था। जैसे आंखों ने दिमाग को जला दिया हो। मीरा रोने लगी। उसने हमें देख लिया है। श्राप पूरा हुआ। एक एक करके सब टूटने लगे। परछाइयां अलग चलने लगी। आवाजें बदली। रोहन हंसता हुआ मरा। सृष्टि चीखती हुई गायब हुई। आदित्य की गर्दन दीवार से टकराकर टूटी। आखिर में सिर्फ 2 बचे, आरव और मीरा। मीरा ने जमीन पर बैठकर हाथ जोड़ दिए। माफ कर दो। हवा चली। आकृति उभरी। लंबे बाल, जमीन से ऊपर तैरता शरीर। भैरवी ने मीरा के माथे को छुआ और फिर सब शांत। जो लौटे
वो पूरे नहीं थे। सुबह गांव वालों ने 2 लोगों को सड़क पर पाया। आरव बोल नहीं रहा था, मीरा बोल रही थी, लेकिन आंखें कहीं और थीं। पुजारी ने कहा, ये बचे नहीं हैं, ये छोड़े गए हैं। मैं अद्वैत राघव हूं। डिटेक्टिव, भूत, श्राप, आत्मा, ये सब मेरे लिए सिर्फ कहानियां और अफवाहें थीं। मेरे लिए सबूत ही सत्य हैं। जब मुझे केस के बारे में पता चला, 2 बच गए किशोरों की कहानी, जो भैरवी की श्रापित जगह से लौटे थे, मैंने सोचा, आइए देख लेते हैं कि ये डर तर्क के सामने टिकता है या नहीं। आरव और मीरा अब गांव के एक छोटे घर में रह रहे थे। आरव चुप था, मीरा शांत, पर उसकी आंखें कहीं और देख रही थीं। मैंने उनसे बातचीत शुरू की। बताइए, वो जगह कैसी थी? आरव ने धीरे से कहा, सिर्फ अजीब, कुछ ऐसा जो देखने पर भी समझ नहीं आता। मीरा ने कहा, हमने नाम लिया और फिर भैरवी ने अपना काम शुरू किया। हम बच गए, पर हम पूरे नहीं हैं। मैंने हंसने की कोशिश की। सुरक्षित होना ही सबसे बड़ी बात है। लेकिन उनकी आंखों में डर देखकर मैं चुप हो गया। मैंने फैसला किया, अब मैं खुद उस जगह जाऊंगा। रात को अकेले जंगल में प्रवेश करते ही हवा बदल गई। पेड़ों के बीच से धीमी सरसराहट आती। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी अपनी सांसें भी जोर से सुनाई दे रही थीं। फिर अचानक नीरसी फुसफुसाहट, तुमने नाम लिया था। मैंने पलटा, पर कोई नहीं। मेरा तर्क कह रहा था इल्यूजन, लेकिन मेरे दिमाग में डर की हल्की झलक थी। मैंने पहले जो बची हुई रिकॉर्डिंग देखी थी, उसे फिर से सुना। सिर्फ आवाजें नहीं थीं, साए भी अलग चल रहे थे। आरव और मीरा के बयान के मुताबिक उनकी परछाइयां खुद चलती थीं। उनका शरीर और साया अलग। मैंने इसे लॉजिक से प्रूव करना चाहा, लेकिन जितना देखता गया, तर्क टूटता गया। और यह पहला पल था जब मैं समझ गया कि यह सिर्फ कहानी नहीं है। मीरा ने मुझे चेताया, अगर तुम नाम लो तो भैरवी देख लेगी, तुम भी अधूरे हो जाओगे। मैंने हंसते हुए कहा, मैं प्रूफ ढूंढ रहा हूं, डर केवल भ्रम है। लेकिन रात बढ़ने के साथ हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की परछाइयां इतनी लंबी लग रही थीं कि मुझे लगता था कोई मुझे घूर रहा है। फुसफुसाहटें और भी स्पष्ट होने लगीं। हर स्टेप पर, हर सांस पर डर महसूस हो रहा था। जंगल के बीच मैंने एक जगह देखा जहां आरव और मीरा की रिकॉर्डिंग्स में एक शैडो रिपीटेडली दिखाई दी थी। मैंने उसे फ्लैशलाइट से इल्यूमिनेट किया, पर वह सिर्फ हवा में मौजूद नहीं थी। मैंने अपने दिमाग को विश्वास दिलाने की कोशिश की, कैमरा एरर, शैडो ऑफ ट्री। लेकिन मेरे कदम पीछे हटते नहीं थे, क्योंकि शैडो मेरे सामने धीरे धीरे झुक रही थी, जैसे मेरे विचारों को पढ़ रही हो। मैं समझ गया, यह वो जगह है जहां भैरवी अब मुझे भी देख रही थी। रात के आखिर में मैं लौट आया। बाहर की हवा नॉर्मल थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ, डिटेक्टिव होने के बावजूद मैं सुरक्षित नहीं हूं। आरव और मीरा भी अब नहीं थे सिर्फ बच गए लोग, वे अधूरे थे। उनके अनुभव ने मेरी सोच बदल दी, और यही सिग्नल था। अब अंतिम कॉन्फ्रंटेशन बाकी है। अगले दिन मैं तैयार हुआ। जंगल में उसी जगह मैंने सभी सेफ्टी मेजर्स रखे, पर कोई लॉजिक अब काम नहीं कर रहा था। वहां अंधेरे में भैरवी की सिलुएट स्लोली सामने आई। बाल लंबे, चेहरे पर छाया, कदम जमीन पर नहीं। उसने कहा, तुमने भी नाम लिया, अब तुम्हारा समय आया। मैंने पूछा, तुम क्या चाहती हो? क्यों मारती हो? भैरवी की आवाज धीमी पर सटीक थी।
मैं किसी को नहीं मारती। जो नाम लेता है वो अपनी पहचान खो देता है। जो डरता है वही अधूरा रह जाता है। जो समझता है वही लौट सकता है। मैंने समझा, जो लोग लौटे वे सिर्फ जीवित लेकिन अधूरे थे। उनकी आत्मा का हिस्सा अब वहां था। मैंने खुद नाम लिया, यह साबित करने के लिए कि मैं सिर्फ डिटेक्टिव हूं। तभी हवा ने मेरा नाम फुसफुसाया, पर मैं खुद भी महसूस कर रहा था मेरे साये में कोई और चल रहा है। मैं वापस लौटा, पर वही हुआ जो भैरवी चाहती थी। अब मैं भी कहानी का हिस्सा हूं। उस दिन के बाद इस कहानी को बंद कर दिया गया। कुछ साल बाद कुछ कहानियां इसलिए नहीं मिटाई जाती क्योंकि वे झूठ होती हैं। उन्हें इसलिए मिटाया जाता है क्योंकि अगर वे जिंदा रहीं तो कुछ और भी जिंदा हो जाएगा। सरकारी फाइलों में, थानों के रजिस्टर में, अखबारों की लाइब्रेरी में कुछ सालों के बीच एक खालीपन है। उस खालीपन में एक नाम था, एक जगह थी और कुछ लोग थे जो आज भी जिंदा हैं, लेकिन कभी गवाह नहीं बने। समाज ने तय कर लिया था, इस पर बात नहीं होगी। और जब किसी कहानी पर बात होना बंद हो जाती है तो दुनिया मान लेती है कि वह कहानी कभी हुई ही नहीं। लेकिन सवाल यह है, अगर कोई सच दबा दिया जाए तो क्या वह सच मर जाता है या किसी और के मिलने का इंतजार करता है? वेदांत शर्मा को यह बात अचानक नहीं लगी। उसका बड़ा भाई अभय शर्मा 7 साल पहले गायब हुआ था। ना कोई शव, ना कोई स्पष्ट जवाब, ना कोई गुनहगार। शुरुआत में सबने कहा भटक गया होगा, फिर कहा शायद कहीं चला गया, और फिर किसी ने कुछ कहना ही बंद कर दिया। सबसे अजीब बात यह थी कि वक्त के साथ लोगों की यादों से भी अभय मिटने लगा। वेदांत जब थाने गया तो वहां अभय के नाम की कोई एफआईआर नहीं थी। जब वह अस्पतालों की सूची देखता तो उन महीनों के रिकॉर्ड अधूरे थे, और जब उसने अखबारों में खोजा तो उसे एक ही बात बार बार दिखी, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। वेदांत ने सोचा शायद यह सिर्फ सिस्टम की लापरवाही है। लेकिन जब उसने अभय के आखिरी देखे जाने वाले इलाके के गांवों में पूछताछ शुरू की, तब उसे असली डर महसूस हुआ। कोई साफ मना नहीं करता था, कोई गुस्सा नहीं करता था, लोग बस चुप हो जाते थे। एक बुजुर्ग ने कहा, यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे ने कहा, आप गलत जगह पूछ रहे हैं। तीसरा आदमी अभय का नाम सुनते ही घर के अंदर चला गया। वेदांत को समझ आने लगा, यह अनजानपन नहीं था, यह जानबूझकर की गई चुप्पी थी। अभय की पुरानी चीजें छांटते वक्त वेदांत को एक छोटा सा कागज मिला। उस पर कोई पूरा पता नहीं था, बस कुछ शब्द, पूर्वी जंगल, पुराना रास्ता, और नीचे एक अधूरी पंक्ति, अगर लौटे तो पूरे नहीं। वेदांत को याद नहीं आया कि अभय ने कभी यह वाक्य क्यों लिखा होगा, लेकिन इतना साफ था, यह कोई यात्रा की योजना नहीं थी, यह कोई चेतावनी थी। वेदांत ने नक्शे देखे, सरकारी, ऑनलाइन, पुराने, सब। पूर्वी जंगल नाम की कोई जगह मौजूद ही नहीं थी। सैटेलाइट इमेज में उस हिस्से पर अजीब सा ब्लर था, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ छुपा दिया हो। जब उसने आरटीआई डाली तो जवाब आया, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पहली बार वेदांत को लगा, यह सिर्फ उसके भाई का केस नहीं है, यह एक मिटाई गई कहानी है।
एक आदमी जो ज्यादा जानता था। एक स्थानीय पत्रकार ने धीरे से उसे एक नाम दिया। एक आदमी था जो इन सब पर सवाल उठा रहा था। नाम पूरा नहीं बताया गया, बस इतना, डिटेक्टिव था। ज्यादा पूछने लगा, फिर चुप हो गया। वेदांत ने जब और पूछा तो पत्रकार ने साफ कहा, कुछ कहानियां खोजी नहीं जाती, वे बुला लेती हैं। उस रात वेदांत ने पहली बार अभय की आवाज सपने में सुनी। आवाज साफ थी, डरी हुई नहीं, बस एक वाक्य, नाम मत लेना। वेदांत ने उस सुबह तय कर लिया था, अब वह अकेला नहीं खोजेगा, क्योंकि जो सपना उसने देखा था वह सपना नहीं था। अभय की आवाज में डर नहीं था, लेकिन जल्दी थी, जैसे कोई समय खत्म हो रहा हो। वेदांत ने पहली बार अभय की डायरी को पूरी तरह पढ़ा। पहले पन्नों में सामान्य बातें थीं, काम, यात्रा, लोगों के नाम, लेकिन बीच के पन्नों के बाद हस्तलेख बदल गया था। लाइनों के बीच अजीब सी दूरी थी और बार बार एक बात, लोग यहां गायब नहीं होते, वे मिटा दिए जाते हैं जब तक जान न लो। वेदांत की नींद टूट गई। कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने बहुत पास से उसकी बात सुन ली हो। अगर एक आदमी गायब हो जाए और उसकी कहानी भी, तो सवाल यह नहीं कि वह कहाँ गया, सवाल यह है वह कौन सी जगह थी जिसे दुनिया से मिटाना जरूरी समझा गया। वेदांत ने ऑनलाइन एक फोरम पर पोस्ट किया। उसने नाम नहीं लिया, जगह नहीं बताई, बस लिखा, अगर किसी ने किसी ऐसे केस पर काम किया हो जो कभी दर्ज ही नहीं हुआ, तो मुझसे संपर्क करें। 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। तीसरे दिन 3 अलग अलग मेल आए। तीनों में एक ही वाक्य था, हम भी वही ढूंढ रहे हैं। पहली थी आर्या मेनन, उसका छोटा भाई 5 साल पहले लापता हुआ था। अंतिम कॉल में उसने बस इतना कहा था, यहां नाम लेने से लोग लौटते नहीं। आर्या ने तब इसे मानसिक भ्रम समझा था, अब नहीं। दूसरा था कबीर रावत, एक फ्रीलांस रिसर्चर। वह उन जगहों पर काम करता था जो नक्शों से गायब होती हैं। उसने वेदांत से मिलते ही कहा, तुम्हारे भाई का केस पहला नहीं था। कबीर के पास पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थीं। हर रिकॉर्डिंग में लोग एक ही बिंदु पर बात बंद कर देते थे। तीसरा था नील घोष, एक पूर्व पुलिस सब इंस्पेक्टर। उसे नौकरी से निकाला नहीं गया था, उसने खुद छोड़ी थी। कारण, उसके मुताबिक कुछ केस सॉल्व नहीं किए जाते, दफन किए जाते हैं। चारों ने अभय की डायरी खोली। एक पन्ने पर एक अजीब सा चिन्ह बना था, त्रिकोण जैसा, बीच में एक बिंदु। नील ने तुरंत पहचान लिया, यह कोई चिन्ह नहीं, यह मार्कर है। पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स में इस निशान का मतलब था रिस्ट्रिक्टेड जोन, नॉट ऑफिशियली लिस्टेड, यानी ऐसी जगह जिसे माना नहीं जाता लेकिन पहचाना जाता है। एक नाम सामने रखा, अनिरुद्ध सेन, वही डिटेक्टिव जो ज्यादा पूछने के बाद गायब हो गया था। उसकी आखिरी लोकेशन वही पूर्वी जंगल। लेकिन सबसे अजीब बात, उसकी आखिरी रिपोर्ट अब भी मौजूद थी, अधूरी, कटे हुए पैराग्राफ्स के साथ। और आखिर में एक लाइन,
अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो, भैरवी अब भी बंधी है। वेदांत ने पहली बार वह नाम जोर से पढ़ा। भैरवी। कमरे में हवा जैसे रुक गई। आर्या को अचानक सिरदर्द होने लगा। नील की नाक से खून की एक बूंद टपकी। कबीर ने धीरे से फाइल बंद कर दी। नाम ऐसे ही नहीं छुपाए जाते, उसने कहा। नाम दरवाजे होते हैं। उस रात चारों ने एक ही सपना देखा। कोई चेहरा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक जगह जहां रास्ते खुद को बदल रहे थे और एक एहसास, कोई उन्हें देख रहा है पर चाहता है कि वे आगे बढ़े। भाग 2 का अंत। सुबह होते ही आर्या के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर सच चाहिए तो डर को नाम मत दो, अभी नहीं। वेदांत ने स्क्रीन देखी। उसे पता था अब पीछे लौटना संभव नहीं है। अंतिम सवाल, अगर किसी शक्ति का नाम लेना उसे आजाद कर सकता है तो सोचो, जो नाम कभी लिया ही न जाए वह कितनों को बांध कर रख सकता है। अनजान नंबर से आए मैसेज के बाद चारों में से कोई नहीं बोला। डर अब अचानक नहीं था, वह स्थिर हो गया था, जैसे कोई चीज उन्हें देखने की आदत डाल चुकी हो। नील ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। अब हम लोग केस नहीं ढूंढ रहे, उसने कहा। केस हमें ढूंढ रहा है। कबीर की रिसर्च उन्हें एक पुराने राजस्व नक्शे तक ले गई। एक इलाका जिसे सिर्फ एक कोड से चिन्हित किया गया था, Z17। कोई नाम नहीं, कोई गांव नहीं, बस एक नोट, एडमिनिस्ट्रेटिव साइलेंस रिक्वायर्ड। आर्या को तभी समझ आ गया, यह जगह मिटाई नहीं गई थी, इसे चुप कराया गया था। Z17 के किनारे एक टूटा हुआ सरकारी क्वार्टर था। वहीं अनिरुद्ध सेन मिला, जिंदा, लेकिन वैसा नहीं जैसा कोई जिंदा होता है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। सालों से उसने वेदांत को देखते ही कहा, तुम लोग अब भी देर कर रहे हो। अनिरुद्ध ने बताया, भैरवी कभी आत्मा नहीं थी, वह एक लड़की थी जिसे गांव ने अपवित्र कहा, जिसका नाम एक अनुष्ठान में जानबूझकर बार बार लिया गया। जब तक नाम ही उसकी पहचान बन गया। जिस दिन उसका नाम उसकी मर्जी के बिना लिया गया, उसी दिन वह बंध गई। भैरवी का श्राप सीधा नहीं था, वह मारती नहीं थी, वह मिटा देती थी। जो उसका नाम डर से लेते थे वे यादों से हट जाते थे, जो नाम लालच से लेते थे वे खुद से कट जाते थे, और जो नाम सच जानकर लेते वे उसका बोझ उठाते। तभी वह लड़का और लड़की आए, अद्वैत और समृद्धि। वे वही थे जो पहले हादसे से जिंदा लौटे थे। उनकी जिंदगी रुकी हुई थी, न आगे बढ़ी न पीछे गई। अद्वैत ने बस कहा, भैरवी आज भी वही है, बस अब वह अकेली नहीं है। उसे आजाद करने के लिए नाम लेना जरूरी था, लेकिन डर से नहीं, अनुष्ठान से नहीं, बल्कि उस कहानी को पूरा कहकर जिसे बीच में दफन कर दिया गया था। आर्या ने पहली बार
भैरवी का नाम लिया, बिना कांपे, बिना मांगे, सिर्फ स्वीकार करते हुए। हवा चली, जंगल में कुछ टूटा, कुछ छोड़ा। अनिरुद्ध धीरे से बैठ गया, जैसे कोई लंबी ड्यूटी के बाद आराम कर रहा हो। अद्वैत और समृद्धि पहली बार रो पाए। भैरवी दिखी नहीं, महसूस भी नहीं हुई, बस वह दबाव हट गया, जैसे किसी ने सांस छोड़ दी हो। तीनों, वेदांत, आर्या, कबीर, जानते थे अब यह जगह शांत है। समय बीता, अद्वैत और समृद्धि की शादी हुई। नील ने फिर से नौकरी ज्वाइन नहीं की। अनिरुद्ध सिंह सरकारी रिकॉर्ड में अब भी मिसिंग है। और वेदांत, उसने डायरी बंद कर दी। अंतिम संकेत, शादी के दिन एक बच्ची ने समृद्धि से पूछा, मां, भैरवी कौन है? समृद्धि ने मुस्कुराकर कहा, कोई नहीं। लेकिन उस रात डायरी का एक बंद पन्ना खुद खुल गया और नीचे बस एक पंक्ति थी, नाम से नहीं, याद रखने से चीजें वापस आती हैं। कहानी यहां समाप्त होती है, या शायद नहीं।